की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। हमारे आज के मेहमान जिंदगी का लेखा जोखा लेकर आए हैं हम। मेरे साथ मेरे तकनीकी सहयोगी ओम प्रकाश शर्मा। बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। एक सपना किसी चमत्कार के सच नहीं बनता है। ये पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लेता है। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन जो पहचान लें और कर गुजरे, बस वही सफलता को चख लेते हैं। तो मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से, प्रियांशु शर्मा, डायरेक्टर, दांते इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस, जयपुर। 25 सालों का अनुभव झोली में लिए फ्रेंच और जापानीज के खास इंस्ट्रक्टर, एजुकेशनल मैनेजमेंट और मार्केटिंग एक्सपर्ट, जो अनगिनत स्टूडेंट्स के लिए एक सशक्त उदाहरण बने हैं, एक रोल मॉडल एंड मोटिवेटर। हेलो प्रियांशु। नमस्कार, आप सबसे मिलकर के बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है आज। सुषमा जी नमस्कार। सो प्रियांशु, बात शुरू करते हैं एजुकेशन से, क्योंकि एजुकेशन आपके लिए पैशन है। तो क्या बचपन में काफी मोहब्बत थी किताबों से, या नॉटी थे, या फिर सीधे साधे बच्चे थे? मुझे लगता है कि सीखने की शुरुआत वहां से होती है जहां हम किताब को छोड़ देते हैं, और जब तक किताब को पकड़े रहेंगे तब तक शायद सीखना स्टार्ट ही नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि इस चीज को डायरेक्टली, क्योंकि मैं एक लिंग्विस्ट हूँ, पॉलीग्लॉट हूँ, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट कह सकते हैं आप मुझे, तो मैं देख सकता हूँ कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, हमने किसी किताब से नहीं पढ़ी। अगर किताब से पढ़ी होती तो वही हाल होता जो इंग्लिश का है हमारे। तो ये कहना गलत होगा कि मैं बहुत कोई किताबी वाला इंसान था। मुझे ऐसा लगता था कि इनफैक्ट जो किताब के नोट्स होते थे, चाहे मैं हिस्ट्री पढ़ता था उस टाइम पे, ज्योग्राफी है, कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, तो उनको टीडीके की कैसेट्स आया करती थी उस टाइम पे, आपको याद हो तो, अपने जमानों की पुरानी 120 मिनट्स की। तो मैं अपने सारे नोट्स को उनमें बोल के रिकॉर्ड कर लिया करता था, और एक वीडियो कॉन 250 रुपए का वॉकमैन मेरे पास होता था, तो मैं उसको कान में लगा करके सुनता रहता था। तो किताब वाला सीन कभी मेरे साथ शुरू से कभी नहीं रहा कि किताबों में घुसना ही पढ़ाई है। नहीं, मुझे लगता है सीखने की सबसे पहली शुरुआत वहां से है, जब आप किताब को छोड़ना सीखेंगे। जब तक किताब पकड़े रहेंगे तो लर्निंग बहुत मुश्किल है। बहुत खूब। दैट्स अमेजिंग। एक नया लेसन हम सीख रहे हैं प्रियांशु से। तो चलिए बात करते हैं आपकी स्कूल डेज की, कॉलेज डेज की। कैसा था वो वक्त? बहुत हसीन, बहुत दोस्तों के साथ वक्त गुजरा। पढ़ाई के अंदर टीचर्स इतने एक से एक अच्छे मिले। जो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, मतलब मेरी जितनी भी टीचर्स हुआ करती थी, मैडम्स जितनी भी थी स्कूल के अंदर, अगर मैं आपको बताऊं कि आज भी मैं उनसे राखी बंधवाता हूँ। सारी की सारी बहनें बनी हुई थी। और जैसे आपने सुना होगा, एक टाइटल दे दिया जाता है अपने इंडिया के अंदर, जगत मामा, जगत चाचा, तो शायद मैं जगत भैया सॉर्ट ऑफ कुछ हुआ करता था। क्योंकि जब राखी आती थी तो हमारे स्कूल के अंदर एक स्पेशल ट्रेडिशन था। हमारे ट्रिपल बीजी पित्रे सर, वो कल्चर से बहुत जुड़े, धरती से जुड़े इंसान थे, तो चाहते थे कि हम लोग भी त्योहारों से, चीजों से जुड़े रहें। तो राखी पे भी हमको स्कूल जाना पड़ता था 3-4 घंटे के लिए, और मैं दोनों बाजुओं पे नीचे से ऊपर तक, हाँ, इतनी राखियां बंधी होती थी कि घर खोलने में उनको 1 से 1.5 घंटा लग जाता था। छोटी बहुत सी यादें स्कूल की हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत हसीन बचपन था। बिल्कुल बेफिक्री, बिल्कुल मस्त मौला, सब चीज सीखे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। कभी ऐसा नहीं था कि कोई कांधे पर बस किताबों का बोझ है खाली, ऐसा कभी नहीं लगा। ऐसा लगा कि कुछ सीखने को मिला, टीचर्स अच्छे मिले, सब मिला। तो बहुत अच्छा स्कूल का। मुझे लगता है काफी स्मार्ट थे आप, है ना? क्योंकि आपने टीचर्स को तो पहले ही अपनी सिस्टर्स बना लिया। तो स्मार्टनेस आप में शुरू से थी। दैट्स अमेजिंग। पर उसका राज मैं आपको बताऊं कि मार्क्स में कभी भी किसी टीचर ने मुझे कभी फेवर नहीं किया। अच्छा। तो ऐसा होता है प्रियांशु कि टीनेज में बहुत मुख्तलिफ से सपने होते हैं हमारे, जो और बड़े होने पर, कुछ और बड़े होने पर जरूरतों के अनुसार बदल भी जाते हैं। तो आपके लिए जिंदगी ने कुछ चुना, या आपने खुद चुना? मुझे लगता है कि आपसे जिंदगी आपके लिए बहुत कुछ डिसाइड करके भेजती है। जो आपको सिखाना चाहती है वो अपने आप उतरता जाता है सामने। वो चीज अपने आप, जैसे ना प्याज की परतें एक एक करके उछलती हैं, उड़ती हैं हवा से, तो बचता क्या, कुछ नहीं। हम भी शायद जीवन को ना परतों में देखना चाहते हैं कि एक परत के बाद दूसरी परत खुलेगी, पर वो सब परतें अपने आप खुलेंगी, सब चीज अपने आप होगी। आपके लिए प्री डिस्टाइंड है हर चीज, आपको सिर्फ बाबू मोशाय की तरह से रोल अदा करते जाना है। तो
बचपन की बात करें तो शायद कभी एक ऐसा दौर था जहाँ पर डाकिया बनने की इच्छा थी, जब 3rd 4th क्लास में हुआ करते थे। और वो इसलिए होती थी कि जब डाकिया हमारे घर में आता था तो कान में जिस स्टाइल से वो पेन लगाता था और निकाल करके कुछ लिखना होता था तो साइन करने के लिए देता था, तो उसको देख के इच्छा करती थी काश मैं भी ऐसे पेन लगा करके साइकिल पे घूमूंगा, कोई रोक-टोक नहीं होगी। थोड़े बड़े हुए तो और चीज़ें दिखने लगी। ऐसा एक दौर आया जहाँ पर मैं पायलट बनना चाहता था। ऐसा लगता था कि अपनी उम्मीदों की उड़ान मैं आसमान में ही भरूँ। पर ये भी खौफ दूर, आई मीन अपना जो सपना था वो थोड़ा-सा दूर हो गया क्योंकि चश्मा था आँखों पर। अर्ली एज में थोड़ा जल्दी चढ़ गया था चश्मा, तो पायलट बनना थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन ऐसा लगता है कि आज भी कहीं अगर मुझे ऐसा मौका मिल जाता है कि ऊपर सर से हवाई जहाज़ जा रहा होता है तो रुक करके, चाहे कितना भी बड़ा मैं हो गया हूँगा, लेकिन इच्छा ज़रूर करती है एक बार गाड़ी साइड में लगा करके, एक बार उस उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देख करके ये तो सोच ही सकते हैं कि काश कभी मैं उड़ा रहा होता उसे। पर दुःख नहीं है, वो भी एक लर्निंग है क्योंकि बना वही जो सही में लास्ट ख्वाहिश थी कि मैं टीचर बनूँ और जितना खुद सीखा है ज़िंदगी से, उतना किस आगे को सिखा सकूँ। क्या पता उसके जीवन के अंदर मैं कुछ बदलाव ला सकूँ। तो टीचर का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो ये खुद की चूज़ करी हुई चीज़ है, सब चीज़ें करने के बाद में कि मुझे टीचर ही बनना था फाइनली। तो कहते हैं ना कि या तो कुछ ऐसा करो जिसे तुम प्यार करते हो, या फिर जो करते हो उसे प्यार करने लगो। तो शायद सब मेरी चॉइस थी कि सब चीज़ें करने के बाद में फाइनली मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यही करना है और टीचर की तरह ही सेटल होना है, तो वही हुआ फाइनली। तो कहीं न कहीं पापा का कुछ रोल मॉडल की तरह कुछ इम्प्रेशन पड़ा क्या? क्योंकि आपके पापा भी टीचर रहे, लेक्चरर रहे। डेफ़िनेटली बहुत बहुत गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि बचपन में लोग फुटबॉल से, बैट से, इन सब चीज़ों से खेलते होंगे, खिलौनों से। हम लोग क्योंकि घर में भाषा का माहौल रहा, मम्मी-पापा दोनों कई साल पहले इटली रहे कई साल, लौट कर के आए तो मेरा जन्म तो उसके कुछ साल बाद हुआ। तो माहौल ऐसा देखा कि मम्मी-पापा घर में एक-दूसरे को सिन्योरा करके बुला रहे हैं, इटालियन में बातचीत कर रहे हैं। वो शायद आदत सी पड़ चुकी थी। तो वो सुनते-सुनते इटालियन मातृभाषा सी लगने लगी। फ़ॉरेन लैंग्वेजेज़ में शुरू से इंटरेस्ट रहा, तो जहाँ लोगों के डिस्कशंस ये होते हैं कि आज कौन-सा क्रिकेट मैच था, सचिन तो खैर नहीं थे उस टाइम पे, कपिल देव ने कितने छक्के लगाए होंगे। डिस्कशन ये होता था कि घर में कि लौकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, या कि टिंडे को क्या कहा जाता है, या बेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कि इटालियन के अंदर बेंजीना का मतलब क्या होता है, मम्मी आपने क्या वर्ड बोला? तो शायद लगता है कि वो फुटबॉल शब्दों से खेलते-खेलते ही कहीं भाषा की आदत पड़ गई और कब भाषाओं से प्रेम हो गया पता ही नहीं चला। तो यही है। और फिर आपने यही सोचा कि इन्हीं भाषाओं की जो गहराई है उसमें डूबना चाहिए और एक बड़ा प्यारा-सा सिनेरियो मुझे लगता है कि अन्य भाषाओं को लेकर जो हमारे ज़हन में होता है ना? जब हम जी। उसे दूर से देखते हैं। लेकिन जब हम उसकी गहराई में उतरते हैं, तो कुछ अलग ही मतलब आपको उस तरह से बोलना, उसी तरह की बात को समझते हुए अपने ज़हन में उतारते हुए उसको एक्सप्रेस करना, काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये काम। तो अन्य भाषाओं को लेकर क्या सिनेरियो था जब आपने इस क्षेत्र में पदार्पण किया? कैसी थी शुरुआत और किसका सपोर्ट मिला आपको? बिल्कुल। देखिए, कुछ तो ज़िंदगी का सपोर्ट मिला, कुछ पेरेंट्स की टीचिंग मिली और इंटरेस्ट, कुछ मुझे लगता है कि आपका एक फ्लेयर होता है इंटरेस्ट के अलावा, जिससे अब आपको उस दिशा में खींच करके आपकी इंक्लिनेशन उस सब्जेक्ट के टुवर्ड्स पहले ही पैदा कर देता है, जहाँ आपका एक बाय बर्थ इंटरेस्ट होता है, या मैं ये भी मानता हूँ कि कहने के पिछले जन्म के भी प्रारब्ध होते हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ में हुआ कि मैंने सबसे पहली जो लैंग्वेज जैपनीज़ और फ्रेंच चुनी और चलते-चलते कुछ यूँ अपने आप जैसे कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं ज़िंदगी के अंदर, चीज़ें अपने आप वो घटित होती हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि मैं काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अपना कर्म तो आप करते जाइए, लेकिन प्रीडिस्टाइन्ड होती हैं चीज़ें। तो जापान कई साल बिताने का अवसर मिला, तो वहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे लोग जैपनीज़, उनके साथ सिस्टमैटिक तरीके से काम सीखने का तरीका मिला, भाषाएँ सिखाने का, सीखने का एक मौका मिला। वहाँ पर मैं कुछ कंपनीज़ के लिए मार्केटिंग करता था, तो उसके अलावा जब मेरे सैटरडे संडेज़ छुट्टियाँ हुआ करती थी, तो वहाँ जो जैपनीज़ लोग रहते थे, मैं उनको फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी ये सब पढ़ाया करता था और कुछ जो अच्छा। फ्रेंच पढ़ाए उनको भी मैंने वहाँ पर जैपनीज़ सिखाई। तो भाषा को दोनों दिशाओं से देखने का ये जो मौका भगवान ने मुझे दिया, शायद ना मिलता तो शायद मैं उतनी बारीकियाँ ना मिल पाता, और मैं कभी-कभी इसको ना एक मैकेनिक से कंपेयर करता हूँ। हुँ। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर के भी स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं, जो कई भाषाएँ सीखते हैं। और मैं देखता हूँ कि 4 साल की डिग्री के बाद कई बार वो टायर भी बदलना नहीं जानते हैं। और वहीं मेरे पास मैकेनिक भी कई पढ़ने के लिए आए हैं। और मैं देखता हूँ कि वो मैकेनिक पूरी कार को खोल करके साइड में स्क्रू बाय स्क्रू रख करके वापस से जोड़ने का उसको पूरा-पूरा ज्ञान रखते हैं विदाउट एनी डिग्री। तो भाषाओं हुँ। से शायद ऐसा ही कुछ ताल्लुक रहा कि टू वे जो ट्रैफिक है, कि इस लैंग्वेज से सोचना है तो उस लैंग्वेज पे कैसे जाना है, या अपनी मातृभाषा की वो बारीकियाँ, ये सब इस कह सकते हैं कोइंसिडेंस ही कह सकते हैं कि जो लाइफ में हुआ।
उसकी वजह से सीखने का जो मौका मिला, तो भाषा का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि आज किसी भी एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही आ गई। अब मेहनत इनमें नहीं करनी पड़ी मुझे। तो कुछ जैसे एक किस्सा एक बार हुआ कि जब मैं फर्स्ट डे जापान गया, तो अगले दिन ही मेरी मॉर्निंग में करीब 10 बजे के आसपास में एक क्लाइंट से मीटिंग थी। तो मैं उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने मेरे को जापानीज में पूछा कि मैं तुम खाई शाकारा दारिका, मैं जापानीज में बोल रहा हूँ, चाहूंगा लेकिन शायद इफेक्ट भी आएगा उसका। तो उन्होंने कहना खाई शाकारा दारिका निहोंजी नो देनबा के मास्टर तक वो इंदो जिंदा, यानी कहने करते हुआ कि तुम्हारे ऑफिस से जो फोन आया था वो तो किसी जापानीज का आया था, तुम तो इंडियन हो। तो मैंने जब उनको पलट करके जवाब दिया कि वाताशी दाकेगा देन वास्तान नाई होना, कि मतलब मैंने खुद नहीं फोन किया था आपको, तो 2-3 मिनट बातचीत हुई उनसे। तो बोलने लगे कि अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो मैं शायद ये विश्वास नहीं कर पाऊंगा कि मैं किसी इंडियन से बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी जापानीज बोलते हो तुम। हम्म। इस तरह के एनकरेजमेंट्स लोगों से मिले देखने को, तो लगा कि जो मेहनत करी है वो कहीं तो फलीभूत हो ही रही है। तो लैंग्वेज का सिनेरियो था कि उस टाइम पर अगर अपन मार्केट की बात करें तो बहुत प्रिसाइज मार्केट होता था, आदमी वही भाषा सीखता था जो कि किसी को जाना ही है फॉरेन में, कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है। लेकिन देखते देखते 10-15 साल के अंदर काफी चेंजेस आने लगे, और पिछले 10 साल के अंदर तो बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन आया है। ऐसा लगता है कि हम लोगों के साथ विजन है कि नहीं, ग्लोबल श्रिंकिंग है, पूरी दुनिया एक साथ सिमटती जा रही है। कोरोना में हमने देखा कि एक छोटे कंप्यूटर से लैपटॉप से हम बैठ करके सब ऑनलाइन आ गए, जो लोग नहीं भी जानते थे ऑनलाइन क्या होता है। तो ऐसा लगा कि नहीं, अब लोग समझने लगे हैं भाषा की बारीकियों को, उसकी कदर को, कि एक भाषा सीखने से सोच के देखें, अगर आपके पास सिर्फ हिंदी है तो आप नॉर्थ इंडिया में भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा भी आपको कहीं जाना। अगर आपके पास इंग्लिश है तो आप सिर्फ उन कंट्रीज में काम कर सकते हैं जहां पर अंग्रेजी बोली जाती है। लेकिन अगर आपने सब फ्रेंच जोड़ ली तो आप करीब 47 देश अपने पोर्टफोलियो में किटी में और डाल लेते हैं, जहां पर आप उनके क्लाइंट से डील कर सकते हैं। तो अब लगता है कि विजन लोगों का काफी क्लियर है, लोगों को पुश नहीं करना पड़ता सिखाने के लिए, खुद एक पर्पस लेकर के आते हैं। तो ये पिछले कुछ सालों में ये चेंज देखने को मिला है। बिल्कुल, बहुत फ्लेयर भाषाओं का अब लोगों ने इसको पहचाना है, समझा है, और सब लोग चाहते हैं कि हमें 5-6 भाषाएँ तो कम से कम आनी चाहिए। एक आई थिंक आम आदमी भी ये सोचने के लिए आजकल तैयार रहता है। आपने दांते इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी, और एक इंस्टीट्यूट की लगातार ग्रोथ ही सफलता के पैमाने तय करती है, और डिजिटल युग है ये, जिसमें आगे बढ़ते हुए कैसे आप नई पीढ़ी तक पहुंच पाने में अपने आप को सक्षम बना पाए हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जी, बिल्कुल। मतलब ये कहूँगा कि शुरुआत मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि शुरुआत मेरे पेरेंट्स ने करी इंस्टीट्यूट की, और उसके अंदर का एक विजन था कि खुद से जो इटली से इटालियन सीख करके आए, तो मम्मी ने डैडी ने स्टार्ट किया कि लोगों को सिखाना स्टार्ट किया। वो भी एक कोइंसिडेंस था, खाली किसी पार्टी के अंदर वो दोनों इटालियन में बात कर रहे थे, तो वहां पे कोई जौहरी थे, तो उन्होंने बोला कि आप तो इटालियन में बातचीत कर रहे हो, मैं तो बहुत देखता हूँ कि कोई इटालियन सिखा दे मुझे। अगले दिन ही वो खुद ही घर पर आ गए और जबरदस्ती करके सीखने लगे, तो ऐसे ही शुरुआत हुई उसकी। तो उस टाइम पर DIEL दांत इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन लैंग्वेजेस हुआ करता था, फिर मैं बड़ा हुआ, मैंने उसमें एशियन लैंग्वेजेस भी डाली। तो उसके बाद में फिर अभी फिलहाल की बात करें तो DIFL करीब 12 लैंग्वेजेस सिखाता है, और करीब हम 15 लोगों की फैकल्टी है हमारी, अलग अलग जो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं। तो इस पर बहुत अच्छा रहा, लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, और ये बहुत आई मीन मैं अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को कि जो आज सक्सेसफुल हैं वो भी आज जुड़े हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि आज मेरे को पढ़ाते करीब 30 साल से ऊपर हो जाएंगे, तो मैं देख पाता हूँ कि जो खुद लोग आया करते थे, बीच में कुछ साल बाद में उनके बच्चे आने लगे, और मजा तब आता है जब आप उनके बच्चों के बच्चे आज मुझसे पढ़ करके जा रहे हैं। वाह। जनरेशन को पढ़ाना है। इनफैक्ट जैसे एक किस्सा सुनाऊंगा, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसी का, कि एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर जयपुर के गारमेंट्स के हुआ करते थे। तो आपकी कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चीज चलती है। तो 68 साल के वो अंकल हुआ करते थे, और बहुत ही जॉली नेचर के थे, और गवर्नमेंट ट्रेड में उनका बहुत बड़ा नाम है, लोग उनको नाम से पहचानते हैं। तो वो मेरे पास पहले पढ़ने के लिए आए, तो मुझे ध्यान है कि जस्ट उन्होंने जब स्टार्ट करी क्लासेस, तो उसके 10-15 दिन बाद गुरु पूर्णिमा थी। तो मेरे को आकर के कहते हैं, सर आज मैं आपसे एक अधिकार चाहता हूँ, मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ, आप चाहे मुझसे उम्र में 20-30 साल छोटे होंगे फिर भी। तो मैंने कहा, उनको बोलता मैं अंकल था, फिर भी मैंने कहा अंकल मैं आपका ये अधिकार छीन नहीं पाऊंगा, आप जैसा चाहें। तो उन्होंने माला पहनाई मेरे को और पैर छुए, तो मैंने कहा खुश रहो अंकल। ये भी अपने आप में एक डिफरेंट चीज है। और उसी के बाद में कुछ साल बाद में उनका बड़ा बेटा मेरे पास सीखने आया, वो खुद लेकर के आए, तो बोले हाय प्रियांशु हाउ आर यू, और वो कहते हैं गुरुजी कैसे हैं, तो कहते हैं देखो सर यही संस्कार।
लेकिन बहुत अच्छा फ़ील होता है क्योंकि आप कुछ दे रहे हैं लोगों को और बदले में लोग उसको एहसास के साथ आपको लौटा रहे हैं, वो एहसास बहुत मायने रखते हैं। अच्छा, एक भाषा को सीखना, उसे समझना, धारा प्रवाह बोलना, जैसे आपने अभी जापानीज़ बोल के दिखाई, क्या कुछ बेसिक्स ज़रूरी हैं एक स्टूडेंट के लिए? बेसिक्स या डेफिनिटली मतलब अगर कुछ बेसिक्स नहीं होंगे तो उस पत्थर को गढ़ने में मूर्तिकार को बहुत समय लगेगा। अगर कुछ बेसिक्स उसके क्लियर होंगे जो जैसा मैं देखता हूँ मतलब पैथेटिकली मुझे कहना नहीं चाहिए इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो कभी हम नालंदा का बोस्ट करते थे कि देखिए क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम है। अंग्रेज़ों ने आके ऐसा बिगाड़ा उस सिस्टम को कि शायद हमें सब के लकीर का फ़कीर बना के छोड़ दिया। तो शायद वो जो हुँ, लर्निंग वो कहीं न कहीं बस खाली स्टडीइंग में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आज मैं समझता हूँ कि जब मैं बड़े-बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर क्लासेस देने के लिए जाता हूँ और करीब 2-250 बच्चे सामने बैठे होते हैं, तो मैं उनसे बहुत बेसिक चीज़ें इवन इंग्लिश के अंदर या बेस अपनी हिंदी के बारे में कुछ पूछता हूँ, तो पता चलता है कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स उनके गायब हैं। उन्हें ये नहीं पता कि डू और डज़ कब लगाना है, कि डिड कब लगेगा, कि डिड के साथ सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कब आएगी। ग्रामेटिकली ये सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी अगर आज उन्हें उन्हें नहीं सिखा पाए इतने साल पढ़ाने के बाद, तो कहीं न कहीं हम कुछ मिस कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज का बेस बिरले स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बहुत ही क्लियर होता है, उनको पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। बहुत ही मज़ा आता है। मतलब कई बार ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो उम्र में बहुत कम हो सकते हैं। जैसे एक 6th क्लास का बच्चा और मैंने उन्हें फ्रेंच सीखना चाहते थे वो। तो मैंने उन्हें उन स बैच में बैठाया जहाँ पर बड़े-बड़े लोग भी बैठे थे, एक्सपोर्टर्स बैठे थे, एमबीए करे लोग बैठे थे। और उस लड़के हुँ, का ये कि आप देखिए कि कहीं वो फ़ॉल्टर नहीं करता था, कहीं उसे जो चीज़ करवा दी जाए, अगले दिन बड़े सिंसियरिटी के साथ करके और बहुत बोल्डली जवाब देता था। तो कहता है सर मुझे लगता है कि मेरे को तो ये चीज़ ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है कि मैं इतने बड़ों के साथ बैठा हूँ, परफ़ॉर्म कर पा रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक्स के अंदर आपके अगर थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर हैं इट रियली हेल्प्स आपकी मदद तो करती है वो चीज़। लेकिन नहीं होते तो मैं एज़ अ टीचर बताऊँ तो मुझे ये मानना पड़ता है कि ये कोरा पत्थर ही है, इसको पूरा शुरू से तराशना पड़े। ये असम्पशन कि इससे कुछ आता है, इस असम्पशन ने ही इस स्टूडेंट का बहुत से टीचर्स की वज़ह से नुकसान करवाया है, कि इसको हुँ, इतना तो आता ही होगा अगर ये मेरे पास आया, 15 साल स्कूल में इंग्लिश सीख कर के आया है, तो उसको इतना तो आता ही होगा। फैक्ट ये है, इतने साल की स्कूलिंग के बाद में अगर हम किसी से पूछ लें कि साहब लौकी और टिंडे को या बेर को या बथुए के रायते को इंग्लिश में क्या कहा जाता है या कढ़ाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या बेलन को चकले को क्या कहा जाता है या दाल के तड़के को आप या सिंदूर को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो 15 साल रोज़ 1 घंटा पढ़ने के बाद भी 99% लोगों को इनके इंग्लिश वर्ड्स नहीं आते हैं। तो क्या ये हुँ। हम हिंदी में तो सब चीज़ जानते हैं, आँवले का मुरब्बा हम जानते हैं, पर किसी ने पूछा हमसे कि किसी टीचर ने हमको आके क्यों नहीं पढ़ाया कि इंग्लिश में आँवले के मुरब्बे को क्या कहा जाता है? क्यों हम खाली बस वो ए फॉर एपल, बी फॉर बॉय सीखते रह गए? और इनफैक्ट हमको ये बताया गया कि बैंगन को बी फॉर ब्रिंजल कहा जाता है, भिंडी को लेडी फिंगर कहा जाता है। आप फ़ॉरेन जा कर के देखें, कोई आदमी लेडी फिंगर और ब्रिंजल वर्ड समझता ही नहीं है। हुँ। एजुकेशन में कहीं तो कुछ कमी है। तो जब स्टूडेंट्स आते हैं तो बेसिक्स उनके नहीं होते हैं, तो बिल्कुल शुरुआत से ही स्टार्ट करना पड़ता है। इनफैक्ट सही तरीका भी यही है मेरे को लगता है हर टीचर को सिखाने का, कि मान के चले कि सामने वाले को कुछ नहीं आता, उसका बेस मुझे ही बनाना है। वो एक कोरी बिल्कुल नींव के बिना आया तो फाउंडेशन से काम करना। हुँ, एग्ज़ैक्टली। अच्छा प्रियांशु, ये ज़माना गूगल का है ना, वेयर यू कैन गूगल एनीथिंग और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, जिसमें मैं कहूँगी कि एक लैंग्वेज सीखना चाहता है कोई बच्चा तो उसके लिए भी ऐप है और वो तो किस तरह से ये वाले जो चैलेंजेज़ हैं वो आप फेस कर पाते हैं? और क्या बताना चाहेंगे लोगों को कि जो इसी पर बेस होकर कुछ सीख रहे हैं, उनके लिए सीधे क्लास में एक टीचर से सीखना कितना ज़रूरी है? क्या फ़र्क है? So what kind of challenges are there? राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि अगर कोई आदमी ये सोचे कि मैं सिर्फ़ किसी ऑनलाइन मीडियम से या किसी चीज़ से देख कर के भाषा सीख जाऊँगा, तो लैंग्वेज में एटलीस्ट ऐसा नहीं हो पाता। उसका एक रीज़न समझिएगा आपकी लैंग्वेज टू वे इंटरैक्शन की चीज़ है। आप मुझसे कुछ बोलेंगे तो मैं सुनूँगा, लिसनिंग भी चाहिए मुझे। जब लैंग्वेज को ब्रॉडली अगर हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करें तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग 4 स्किल्स आती हैं उसके अंदर। तो लिसन जब आप करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, सामने वाला बोल रहा है, आपको सिर्फ डिकोड करना है। तो अगर आप 50% भी जानते हैं, तो डिकोड कर लेंगे, लॉजिक से काम चल सकता है, नॉलेज की ज़रूरत नहीं। 50% नॉलेज है, 50% से काम चल रहा है। इसी रीडिंग के अंदर सामने वाले ने लिखा है, तो ये दोनों लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव स्किल्स हैं। जबकि स्पीकिंग और राइटिंग, यहाँ पर आपका जलवा है। आपने एक मिस्टेक करी, तो उसकी हँसी उड़ सकती है या कि सामने वाले को गलत मैसेज जा सकता है। ये प्रोडक्टिव स्किल्स हैं। हम गलती ये करते हैं कि इंग्लिश के अंदर भी हमने ये करी है, कि हम खाली सुन कर के इंग्लिश को समझ करके समझने में बैठ गए कि हमको तो बोलनी भी आ गई है, बोलते आती है लोगों को, ठीक जाते हैं वो लोग। आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स से रिसेप्टिव स्किल्स डेफिनिटली इंप्रूव होंगी, लेकिन सिर्फ रिसेप्टिव स्किल्स यानी कि हम सिर्फ रीड करते रहें और हम सिर्फ देखते रहें, देख करके सुन रहे हैं किसी की बात को, तो उससे स्पीकिंग और राइटिंग पर हमारे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमको चारों स्किल्स पर फ़ोकस करना पड़ेगा, स्पेशली प्रोडक्टिव स्किल्स पर।
अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो लैंग्वेज को ज़्यादा बारीकी से पकड़ पाएँगे। ये लैंग्वेज का सबसे बड़ा गुण है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं जाती ये चीज़ें। तो एक अलग विज़न के साथ आपको भाषा को देखना पड़ेगा अगर उस तरीके से सीखना है तो। और नो डाउट डिटेल्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब इसके साथ अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन मीडियम्स की तो अब तो ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया। पिछले 1 साल के अंदर चैट जीपीटी जैसे या बार्ड जैसे या कि कोपायलट जैसे जो एआई चैटबॉट्स आ रहे हैं, उन्होंने हुँ। सब कुछ चेंज करके रख दिया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक इससे बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे आपकी ना स्किल्स हैम्पर कर जाएँगी। मैं समझता हूँ बोलने की अभी भी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप अगर कोई डिवाइस क्रिएट भी कर देंगे, जो सारी बातें आपकी ट्रांसलेट करके सामने वाले को समझा देगा, तो आप उसके दिल में नहीं उतर सकते, दिमाग में तो उतर जाएँगे आप। यही वो आपकी आवाज़ सही है। आज जब आपकी आवाज़ कोई सुनता है सुषमा जी, तो सुन कर के आपकी इतनी प्यारी मधुर आवाज़ सुन कर के आदमी वैसे ही आधा कि देखिए कितना वो शायद चलता-चलता कार में भी कहीं रुक करके आपकी उस चैनल को बदलने की उसकी हिम्मत नहीं होगी अगर उसने सुषमा जी की आवाज़ सुन ली तो। जी। तो और चलिए। ये कहना है कि अगर किया जाए, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं और चैट जीपीटी वगैरह जैसे जो एआई इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चैटबॉट्स हैं, इनके लिए आप खुद की एक्सरसाइज़ तैयार कर सकते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ करिए कि आप फ्रेंच सीख रहे हो, तो जब टेंसेस का डिस्कशन आएगा तो पासे कंपोज़ो, इम्परफेक्ट, प्लस परफेक्ट, सब्जुंक्टिव, प्रेजेंट सब्जुंक्टिव, इम्परफेक्ट बहुत सारे टेंसेस आएँगे वहाँ पर। उन टेंसेस के अंदर एक बहुत कन्फ्यूजन लोगों को रहता है कि साहब सीख तो लिए उसके बाद भी मैं कंफ्यूज़ कर जाता हूँ। आप चैट जीपीटी पे जाएँ, उन्हें टेंसेस के नाम दें और बोलें कि मुझे इसके लिए एक एक्सरसाइज़ तैयार कर दो। उसकी आंसर शीट बाद में देना और 15, 20, 50 क्वेश्चन जितने आप चाहते हैं उसका क्वेश्चन बना दीजिए। 3 सेकंड्स इट टेक्स हार्डली। आपके सामने पूरा एक पेपर छप करके आ जाएगा। आप उसमें अपने पेपर को डाल करके यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी ठीक है या अगर आप टाइप करके उससे अपना आंसर शीट तैयार कर सकते हैं, सिर्फ वापस उसकी फ़ोटोग्राफ डालिए, बोलिए कि मेरे आंसर्स को चेक कीजिए। बिना किसी टीचर के हाथ के हाथों आपकी गलतियों को मार्क करके यहाँ तक बता देगा कि आपने क्या मिस्टेक करी और सही आंसर क्या है। लेकिन वही बात है कि जब हम क्लास में पढ़ रहे हैं, एक टीचर से पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हम उनसे कर पाते हैं, उनसे पूछ पाते हैं और जान पाते हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, अब जो लोग इसको एक करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं, जैसे कि आपने अपनाया, तो कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसको? कितना स्कोप है आई मीन इस क्षेत्र में? यहाँ पर अगर मैं मेरे ज़माने की बात करूँ, जब मैंने लैंग्वेज सीखी थी, तो बहुत मुश्किल होता था टिके रहना, कि आपको कोई जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, लक साथ दे दिया तो मिल जाएगा, पैसे उतने कमा पाएँगे कि नहीं कमा पाएँगे जिस टारगेट से हमने चीज़ सीखी है। तो एक ज़िद ये होती थी कि बस सीखना है और उसी में जाना है और डेफ़िनिटली कॉम्पिटिशन भी कम हुआ करता था। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स और दुनिया भर के यूट्यूब के वीडियोज़ वगैरह सब चीज़ देख कर के इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, वो आपसे भी ज़्यादा मेहनत करके कभी भी अगर आप घर पर सो रहे हो तो सोचिए कि मुझसे कोई एक्स्ट्रा मेहनत करके मुझसे एक-एक दिन आगे बढ़ता जा रहा है। तो वो हुँ। जज़्बा जब तक नहीं लेंगे तब तक आप अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ नहीं जाएँगे और जब तक ऐसा नहीं होगा, कॉम्पिटिशन डेफ़िनिटली बहुत रहता है इसके अंदर क्योंकि हर तीसरा आदमी आज सीखने लगा है भाषाएँ और बहुत ईज़िली अवेलेबल है। मुझे ध्यान है कि मुझे जापानीज़ की डिक्शनरी ढूँढने के लिए करीब 2 चक्कर दिल्ली के दरियागंज मार्केट में जो हटवाड़ा लगता है सैटरडे संडे का, संडे को लगता है शायद। तो 2 बार दिल्ली जाना पड़ा था तब जाकर के एक डिक्शनरी मिली थी क्योंकि जयपुर में कोई जापानीज़ की डिक्शनरी अवेलेबल नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ें थी। आज तो हर चीज़ एक क्लिक पर डाउनलोड हो जाती है। तो आपको मेहनत तो एक बार करनी पड़ेगी, पर एवेन्यूज़ बहुत ज़बरदस्त खुले हैं और आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से। आज सैलरी पैकेजेज़ की बात करें तो कभी ऐसा होता था कि एक लैंग्वेज करने के बाद में आपको स्टार्टिंग पैकेज एक्सपीरियंस के बाद तो फिर भी ठीक मिल जाते हैं। पर स्टार्टिंग पैकेजेज़ बहुत ही कम मतलब नॉमिनल 1.5 से 2 लाख रुपए पर एनम के आस-पास मिला करते थे। तो आदमी को ये लगता था कि क्या मैं इतने टाइम टिक पाऊँगा कि 2-3-4 साल के बाद तो मेरा पैकेज डबल हो जाएगा, लेकिन तब तक मैं कैसे काम चलाऊँगा? तो ये सिनेरियो अब चेंज हुआ है। कंपनीज़ में साफ इतना जानती हैं और वो जानती है कि सेमी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आज वही चीज़ अगर आप एक बहुत अच्छी जापानीज़ बोलते हैं, बहुत अच्छी फ्रेंच बोलते हैं और आपकी या लेट्स से चाइनीज़ अगर आप बोलते हैं, तो बहुत ईज़िली आपको एज़ फ्रेशर होने के बावजूद भी आपको आराम से 7 से 8 लाख रुपए का स्टार्टिंग पैकेज मिल सकता है, जो कई बार इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री करने के बाद भी लोगों को नहीं मिलता है, इसका हाफ़ ही मिलता है। तो काफ़ी स्कोप पहले से बढ़ रहा है और सिर्फ़ टूरिस्ट लाइन तक या होटेलियर्स इनको ना सोच करके अब ऐसा होने लगा है कि बाहर की कंपनीज़ कॉन्टैक्ट कर रही हैं क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इंडिया बदल रहा है। और बाहें खोल करके इंडिया आज खड़ा है कि हम फॉरेनर्स को बोलते हैं कि आइए हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए। तो ये जो तेज़ी से सिनेरियो चेंज हो रहा है, हर तीसरे दिन हम देखते हैं कि कोई कंपनी का मर्जर हो रहा है या इंडिया की तरफ आ रही है या वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाह रही है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है उनके लिए। तो लैंग्वेज का स्कोप तो अगले 5 सालों के अंदर लिख के रख लीजिए, इतना ज़बरदस्त बढ़ेगा कि शायद कोई भी आपके पास बड़ी डिग्री हो तो भी आप साथ में एक एडेड स्किल की तरह से लैंग्वेज को जोड़ना चाहें। बहुत अच्छे। अच्छा, आप बड़े-बड़े बिज़नेस हाउसेज़ के लिए कोर्सेज़ डिज़ाइन करते हैं और एक मोटिवेशनल गुरु के रूप में भी आप उनके लिए कार्य करते हैं। आज के वर्क प्रेशर सिनेरियो को अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें,
तो क्या लगता है आपको, क्या समझना ज़रूरी है आज के वक़्त में? उसे जीवन में कैसे उतारना आप ज़रूरी मानते हैं? सक्सेसफुल लोगों के साथ मैं बहुत बैठा हूँ, जो अपने-अपने दिग्गज हैं क्षेत्रों के, चाहे वो गार्मेंट एक्सपोर्टर्स में से बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, जो आज मल्टी मिलियनेयर्स हैं, बहुत बड़े-बड़े हज़ारों लाखों डॉलर्स का एक्सपोर्ट एक-एक दिन में उनके पार्सल्स जाते हैं। ज्वेलर्स हैं बहुत बड़े, जिनके पता नहीं कितनी-कितनी कंट्रीज़ में ऑफिसेज़ हैं। इन लोगों के साथ बैठ कर के मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी, इनके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग जो चीज़ होती है, वो होती है कि विचारों को एक्शंस में कन्वर्ट करने की ताकत। हुँ। ये नहीं देखते कि सिर्फ विचार, आप किसी भी आदमी से बात कर लें आज, रायचंद सुना होगा आपने, हर आदमी राय देने को तैयार है। हर आदमी आपको सक्सेस का मंत्र बताने को तैयार है। पर जब बात उसकी इम्प्लीमेंटेशन की आती है, तो खुद ही अप्लाई नहीं करता उसको। तो आप देखेंगे बहुत से लोग जो गलती करते हैं, वो करते हैं कि दिमाग में विचार के ताने-बाने बुनते चले जाते हैं, लेकिन जब इन एक्शन की बात आती है, तो उस चीज़ को सोचते-सोचते रबड़ की तरह खींच के कोई दूसरा आदमी मौका खींच करके उनसे ले जाता है। वो उस काम को कर भी लेता है, ये सोचते बैठते रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप जब एक प्लान बनाते हैं, तो विल पावर स्ट्रॉन्ग बहुत ज़बरदस्त ज़रूरी है। एक विज़न होना बहुत क्लियर, शायद कभी-कभी दिखता नहीं है। बहुत जब दूर हम देखते हैं, तो एक मिराज सा नज़र आता है कि चीज़ धुंधली नज़र आती है, हिलती हुई सी नज़र आती है। और उस विज़न के साथ एक उम्मीद, एक आशा आपकी जुड़ी होती है कि मेरे को पक्का टनल के उस तरफ रोशनी दिखेगी। पक्का बादल के उस पार में कहीं न कहीं निम्बस मुझे एक सिल्वर लाइनिंग नज़र आएगी। तो वो उम्मीद अगर आप सेल्फ मोटिवेशन की सीख जाएँ, तो आप किसी सेल्फ आई मीन किसी एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सटर्नल मोटिवेटर की आपको ज़रूरत नहीं है। भगवान ने आपके अंदर एक ऐसा तंत्र भेजा है, क्योंकि आपसे बेहतर अपने आप को और कोई नहीं जानता। तो आप अपने आप को बिल्कुल। कर सकते हैं। कभी भी कोई चीज़ छोड़ने की इच्छा करे, तो सिर्फ़ ये सोचिए कि इतना लंबा जो मैं चल कर के आया था, वो इस सफ़र तक, यहाँ तक, इस कदम तक मैं क्यों पहुँचा था? वो चीज़ क्या थी जो मुझे आज तक ड्राइव कर रही थी? वो विगर आपका, वो आपका वर्व कहाँ गायब हो गया, जो पहले हुआ करता था? उसको बनाए रखें, डेली उठ कर के सोचें कि येस आई कैन, आई कैन, आई कैन 3 बार रिपीट करें खाली। ये चीज़ आपको काफ़ी संबल देगी। और ठीक है, उतार-चढ़ाव आएँगे। कभी ऐसा भी लगेगा कि नहीं, नहीं हो सकता मेरे से, मैं नहीं कर पाऊँगा। पर वो खुद ही मन, कहते हैं ना, अपने बच्चे की तरह से अगर रूठ के बैठ जाता है, तो आपको उसे समझाना पड़ेगा, उसे और हलचल देनी पड़ेगी कि ले एक और टॉफ़ी, चल आगे बढ़, मैं हूँ तेरे साथ में। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो लर्निंग भी होगी और सक्सेस भी डेफ़िनिटली आपको हासिल होगा। चैलेंजेस मिलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आपसे बेटर, कहते हैं ना कि इन ऑर्डर टू बी चोज़न यू हैव टू बी बेटर देन द बेस्ट। आप अपने आप को बेस्ट समझते हो, हो सकता है कोई दूसरा बेटर बैठा हो आपसे। प्रियांशु, बेसिकली यू आर एन आर्टिस्ट। सो क्या इस अंदर के कलाकार ने आपको एक बिज़नेसमैन के रूप में मदद की है? बहुत बहुत हद तक की है। मतलब यहाँ पर अगर मैं आपसे शेयर करूँ, तो एक बहुत छोटा किस्सा था कि एक बार यहाँ पर पास में एक मॉल है जयपुर के अंदर, पिंक स्क्वायर। मेरी हर तरह की छोटी-मोटी, क्या मुझे कह सकते हैं, आपकी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। मैं अपने आप को अभी भी किसी भी सब्जेक्ट का मास्टर नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है मैं आज भी एक स्टूडेंट ही हूँ, अभी भी सीख ही रहा हूँ, अभी भी बढ़ ही रहा हूँ आगे। हाँ, ब हाथ बहुत जगह ट्राई किया है। कभी शायरी भी करी है, कभी गाने भी गाए हैं, कभी ब फ़ोटो बनाने की कोशिश करी थी, पेंटिंग एक बार तो अमिताभ बच्चन साहब की बनाने की कोशिश करी थी, वो केश मुखर्जी जैसी बनी, तो छोड़ दिया कि नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अमिताभ बच्चन जी देख लेते तो शायद पता नहीं क्या बोलते उसको। लेकिन कलम बहुत चलाई है, लिखा बहुत है, तो लगता है विचारों से खेलना आता है। तो उस आर्टिस्ट ने ऐसे मदद करी कि पिंक स्क्वायर पर मैं नीचे गाड़ी पार्क कर रहा था, तो मेरे बगल में एक लंबे-लंबे हस्बैंड-वाइफ से कम से कम भी तो 5-5, 6-6 इंच लंबे होंगे दोनों। उतर कर के आए और आकर के बोले, "आप प्रियांशु जी हैं?" मैं कहा, "बिल्कुल सर।" "अरे सर, ये मेरी वाइफ हैं और ये जब तक गाना सुन नहीं लेती हैं आपका, आप फेसबुक पर पता नहीं मुझे जानते भी हैं कि नहीं, मैं सीबीआई के अंदर ऑफिसर हूँ, ये वाइफ मेरी मजिस्ट्रेट है। और जब तक ये रात को कहती है, एक बार प्लीज़ प्रियांशु सर का गाना चला दो, पता नहीं मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ। लेकिन एक जुड़ाव देखें कि वो कहते हैं कि सर आपका जब गाना कुछ दिन तक अपलोड नहीं होता है, कुछ दिन बीत जाते हैं, तो ये कहती है कि एक बार मैसेज तो कर दो सर को कि एक गाना तो रिकॉर्ड करो, बहुत दिन हो गए। अब मेरी आवाज़ इतनी सुरीली नहीं है, फैक्ट है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से अंदर, पर ये लोगों का प्यार है और शायद मेरे ख्याल से, कहते हैं ना, आपको कभी-कभी ना बिना कुछ करे मिल जाता है। तो बस ये प्यार इतना मिला है लोगों से, तो डेफिनिटली उस आर्टिस्ट ने ऐसे मदद की कि जहाँ भी कुछ करने की कोशिश की, लोगों ने उसे बहुत सराहा। और कभी कुछ डाला फ़ेसबुक पे, जैसे अब आप बोल रहे हैं, तो मुझे एक छोटी-सी मेरी लिखी खुद की कविता याद आ रही है। आप कहें तो मैं हुँ। सुना बिल्कुल, बिल्कुल। खुद की तलाश में निकला तो भी बेपता निकला, जिससे थी दुश्मनी उससे भी राबता निकला। खो दिया चाँद को जब सितारों से रोशनी निकली, बंद थी जहाँ सब गलियाँ वहाँ भी रास्ता निकला। कोई तरकीब हो साकी से मुझे बचाने की, कोई तरकीब हो साकी से मुझे बचाने की, जिस गली गुज़रा मैं कदा निकला। वाओ! सीने में कई गम कई फसाने हैं क्या सुनाऊँ मैं, सीने में कई गम कई फसाने हैं क्या सुनाऊँ मैं, हर्फ सुकून का जो खोला तो फाख्ता निकला। बहुत तिस्नगी बुझी ओस की बूँदों से मेरी, तिश्नगी यानी कि प्यास,
बुझ ना पाई ओस की बूंदों से मेरी, जितना दबाया उसे और एक दरिया निकला। दफ़न कर आया था तेरी यादों को ताबूत में मैं, लौट आई न जाने कहाँ से रास्ता निकला। खुशी को जिनकी ताउम्र मैंने दुआएँ माँगी, न जाने हर शख्स मुझसे क्यों खफ़ा निकला। बहुत खूब। दैट इज़ वंडरफुल प्रियांशु। हाँ, बहुत ही प्यारे शब्द और बहुत गहरा मतलब इनका मैं समझ सकती हूँ। जीवन में सफलता का मंत्र मिल जाना सबके लिए आसान नहीं होता, ये भी एक बात होती है ना? तो अपने जीवन में कुछ ऐसी सीख जो आपको सफल होने में मददगार साबित हुई, किसे आप इसका श्रेय देना चाहेंगे? कोई एक रोल मॉडल तो रहा होगा? मेरे रोल मॉडल्स वो रहे, जिन्हें दुनिया तिरस्कार कर देती है। से सीखने का बहुत कुछ है। जैसे एक वाक़या याद आ रहा है मुझे कि जब मैं पहली बार जापान जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि अपने करियर की शुरुआत है, जीवन की शुरुआत है, आगे पता नहीं ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बहुत ख्वाहिशें ज़िंदगी में, ये पालूँ, ये कर लूँ, चारों तरफ से सब कुछ प्रयास। तो मैं मेरे गुरु महाराज के पास जाने का विचार बनाया कि उनसे आशीर्वाद लेकर के आऊँगा। तो भीलवाड़ा के बस स्टैंड पर मैं उतरा, तो वहाँ पर एक भिखारी जिनके दोनों हाथ और पैर कटे हुए थे और खूंट की तरह से ज़मीन पे बैठे हुए थे, ज़मीन में लेटे हैं बिल्कुल। तो मन में एक ये आया कि यार क्या पता मैं इन्हें कुछ दूँ, तो मैंने 100 का एक नोट निकाला, जेब से उन्हें देने की कोशिश की और गुस्से से पता चला कि वो बोल भी नहीं पाते, तो करके मुझे दूर भगा दिया उन्होंने। तो मेरे साथ में सज्जन थे, बोले यार हो सकता है कि ये पैसा नहीं चाहते हो, कुछ खाने का हो भी, पैसे का क्या करेंगे? तो शायद यही काम का नहीं है। तो मैंने पास से कुछ केले खरीदे, उनके पास में रखे, तो उन्हें उसे भी धक्का देके गिरा दिया और पता है क्या कर रहे थे वो? पास में जो मुसाफिर मूँगफली खा कर के छिलके फेंक रहे थे, उन छिलकों में से मूँगफली के दाने एक-एक ढूँढ करके खा रहे थे और मुझे वो दाना दिखा कर के, इशारा करके ऊपर कहते हैं कि देख, बोला नहीं, खाली आँखों से सब समझा दिया कि मेरा दाना मुझे वहाँ से भी मिल रहा है जहाँ से लोग उस मूँगफली को पूरी तरह से छील करके, खोल करके फेंक देते हैं। देने वाला मुझे भी देता है, तू क्या देगा मुझे? तो शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख ये थी कि जो मेरे लिए लिखा है, जो मेरे कर्म हैं, जो प्रारब्ध हैं, वो सब मदद करेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब इस आदमी को खाना मिल सकता है जो उठने लायक भी नहीं है, तो मेरे को भगवान ने दोनों हाथ-पैर दिए हैं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, निकालेंगे, सफलता से निकालेंगे। हुँ। छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत एक्सपीरियंसेस गेन किए, बहुत छोटे-छोटे लोगों से बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली और ये भी देखा कि जितने बड़े लोग होते हैं ना, उनसे आपके पास बहुत कुछ सीखने को नहीं है। बड़े से मतलब बहुत सक्सेसफुल हुँ। भी सफलता में इतने बिज़ी होते हैं कि आपको कुछ दे भी ना पाएँगे वो। शायद समय ही ना दे पाएँगे तो कुछ और क्या देंगे। लेकिन जहाँ किसी छोटे आदमी के साथ आप बैठेंगे, छोटे से मतलब मेरा बात खाली पैसे से नहीं है, जिसको आप छोटा समझते हैं कि ये समाज छोटा समझता है, तो पता चलेगा कि नहीं, बहुत कुछ सीखने का है, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस उनके साथ भी बहुत है, जो वो सिखा सकते हैं, उनके पास वक़्त है आपको देने को। बैठे कभी किसी के साथ, जिसको आप अपने से नीचा समझते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So life has taught you a lot. I must say that. Yes. चलिए बात करते हैं जेन एक्स, जेन वाई, जेन ज़ी आजकल हम यही शब्द सुनते हैं। कितना फ़र्क आ गया है एज़ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्योंकि आपने जेन एक्स को भी पढ़ाया है, जेन वाई को भी पढ़ाया है, जेन ज़ी को भी पढ़ा रहे हैं। सो हाउ डिफरेंट यू फाइंड देम? बहुत फ़र्क है, सीखने के रास्तों में फ़र्क है, अपने जज़्बों में फ़र्क है, अपनी एम्बिशंस के अंदर फ़र्क है। कुछ पॉज़िटिव है, कुछ नेगेटिव है। पेशेंस इन तीनों जनरेशंस में जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कम होता जा रहा है। जो पेशेंस पहले हुआ करता था कि अगर आप कोई उच्च उम्र में 15 साल भी कोई बड़ा है और लेकिन अगर आपका स्टूडेंट है, अगर आपने उसको कह दिया कि यहाँ बैठ कर के आज आपको मीनिंग्स याद करके जाने हैं, तो बैठ जाएगा वो। आधा 1 घंटा निकालेगा तसल्ली से। अब वो तसल्ली नहीं बची किसी की, हमारे पास ही नहीं बची, उनके पास कहाँ से आएगी? बट मुझे लगता है फ़ोकस अगर बात करें, यंग जनरेशन का बहुत क्लियर है, बहुत सॉर्टेड है। अ, ये कहें कि इंटरेक्शन पहले से कम हुआ है तो नहीं, इंटरेक्शन के तरीके चेंज हो गए हैं। पहले मिल करके चाय की एक थड़ी पर बैठ करके 1 घंटा बैठ करके दस गप्पें लड़ाई जाती थी, आज वो फ़ेसबुक पर या हो जाती हैं, फ़ोन पर बातें हो जाती हैं। ठीक है, वो भी एक तरीका है। वक़्त के साथ कहते हैं ना कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ़। हुँ, परिवर्तन तो आएगा, चेंज ही कांस्टेंट है, आएगा ही आएगा। तो उस परिवर्तन के एग्ज़ैक्टली। साथ हम अपने आप को ढालें, तो मुझे लगता है कि यूँ देखें तो 3 डायमेंशंस हैं अलग-अलग, बिल्कुल, तीनों जनरेशंस एक्स, वाई, ज़ेड। लेकिन हुँ, बहुत कुछ फ़र्क होते हुए भी रूट कहीं न कहीं कॉमन है। सबके साथ एम्बिशंस वही हैं, गोल्स वही हैं, उनको अचीव करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया होगा। तो मुझे हुँ, हुँ, लगता है हुँ, कि जैसे-जैसे हम ग्रो करते हैं ना, तो हमको भी अपने आप को उस माहौल में ढालना पड़ता है, तो आउट ऑफ प्लेस कभी फ़ील नहीं होता। मैं जब तीनों जनरेशंस के लोगों के साथ आज भी बैठता हूँ, तो लगता है कि नहीं, मैं तीनों से कनेक्टेड हूँ। तो शायद अपने अंदर ये पावर नज़र आती है कि अगर मैं उन तीनों से एक साथ में कनेक्ट कर सकता हूँ, तो इसका मतलब मैंने अपनी लाइफ़ को एटलीस्ट सीखने के तौर पर सही ढंग से जिया है। तो ये मेरा बिल्कुल। कि हर जनरेशन को एक-दूसरे से कुछ सीखने को है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इन्फीरियर नहीं है। वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, उस वक़्त के साथ चेंज होना पड़ेगा।
बस ये है कि गलत चीज़ों को हम जितना छोड़ सकते हैं छोड़ें, गलत भावनाओं को एक-दूसरे के प्रति छोड़ सकना है, जितना छोड़ सकते हैं छोड़ें और कोर हमारा वही है, वो कहीं नहीं जाने वाला। संस्कार तो काम आते आते हैं, चाहे दादाजी ने पोते को दिए होंगे, वो संस्कार भी आज काम आएँगे। सुकून के पल ज़िंदगी की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो प्रियांशु क्या करना पसंद है उन पलों में आपको? हाउ डू यू अनवाइंड? अनवाइंड करने के लिए तो एक तो खुद के विचारों से फुटबॉल खेलना, जैसा मैंने आपको बताया वो सबसे खास टाइम पास लगता है। उसके अलावा कभी यूँ ही गुनगुना देना और You love music, I know that. So sing for us something which you love. ओहो! इतना सुरीला तो नहीं है पर ठीक है मैं गाने की कोशिश करता हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। That was से beautiful. पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, जो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ। That was beautiful, Ashu. That was beautiful. ऐसा लगता है कि बस अंदर तक चली जाती है आपकी आवाज़। तो इसलिए आप बहुत अच्छे टीचर भी हैं, ये तो मान सकते हैं हम। आप और आपकी बातों से मुझे ये भी लगा कि यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, राइट? कुछ जुड़ाव है, कुछ तार जुड़े हैं, गुरुजी से जुड़े हैं मेरे, तो डेफ़िनिटली और मैं स्पिरिचुअलिटी को वो थामा-झामा नहीं देता हूँ, जो लोग देते हैं कि सब मंदिर जाके अगरबत्ती करना, ऐसा नहीं है। हुँ। वो जी ने कहा ना कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, ज़्यादा सोच समझ वालों को नादानी दे मौल, तो अपनी समझ से थोड़ा बाहर आना पड़ेगा अगर स्पिरिचुअलिटी को समझना है तो। चलो उन सपनों के बारे में बताओ जो अभी पूरे करने बाकी हैं, मतलब आसमान छूना बाकी है। जी। लगता है अभी कुछ किया ही नहीं है। ऐसा लगता है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ज़िंदगी की शुरुआत है अभी तो। हर पड़ाव पर हुँ। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत अनसर्टेन है मान लिया, है ना? साँसों से अनसर्टेन है, उम्मीदों से थोड़ा ना है। उम्मीद तो बेहिसाब है और आज भी मैं कहीं न कहीं वक़्त निकालता हूँ, बोझफुल ना लगे सुन कर के लेकिन मुझे लगता है कि आज जो यंग जनरेशन को मैं देखता हूँ तो कभी-कभी वो शायद चीज़ों को सीखने से बच जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अगर चाहे मैं कितना भी बिज़ी क्यों ना रहूँ, चाहे मैं 16 से 17 घंटे रोज़ का पढ़ा लेता हूँ, चाहे मैं उसके अलावा भी फैमिली के लिए टाइम निकालता हूँ, लेकिन एक पर्सनल मी टाइम मैं आज भी निकालना नहीं भूलता हूँ, चाहे 10 मिनट ही सही। अच्छा उस 10 मिनट के अंदर मैं नेट पे कुछ पढ़ूँगा या कुछ नया सीखूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन अगर मैंने कुछ नया न सीखा तो शायद मैंने पूरा एक दिन ज़िंदगी का निकाल कर के बाहर फेंक दिया और वेस्ट कर दिया। तो सीखना तो ज़िंदगी का जज़्बा है ही तो उम्मीदें बहुत हैं बट टारगेट्स नहीं है डेफ़िनिटली। मैं कहूँगा कि कोई ऐसा टारगेट नहीं कि देखो वो ऊँचाई पर मुझे जाना है। नहीं, ऊँचाई कुछ है ही नहीं। ये सब सब्जेक्टिव है कंप्लीटली। हमारे पर्सपेक्टिव से हम ऊपर खड़े देखते हैं तो हमको लोग नीचे नज़र आते हैं। क्या पता वो नीचे की तरफ उतर रहे हैं और शायद मंज़िल नीचे ही हो, हम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक वो सब्जेक्टिव चीज़ है। तो मुझे लगता है कि टारगेट्स कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि इतना करोड़पति बनना है, नहीं, वो सब चीज़ निकल चुकी है क्योंकि मुझे लगता है कि सब कर लेने के बाद में, जितना भी हम सब भाग-दौड़ करते हैं, तो शायद ज़िंदगी के इस पड़ाव पर, आधी स्टेज पर आकर के 60-70% जो भी आप बोल सकते हैं इसको आकर के, ऐसा लगता है कि सबसे ज़रूरी तो खुद के लिए समय निकालना था और दूसरी ज़रूरी चीज़ थी कि लोग क्या कहेंगे इस सिंड्रोम से बाहर आना था। जिसमें हमने आधी से हुँ। 70% ज़िंदगी ये सोच के निकाल दी कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा और हम वो सब छोटी-छोटी चीज़ें करना भूल गए। जो शायद खुद को खुशी देती थी, सुकून देती थी, चाहे वो सड़क पर सब तौलिया खेला करते थे या वो कपड़े कूटने की थापी से हम लेकर के क्रिकेट खेल लिया करते थे, खाली 20 फुट की जगह के अंदर ही, कमरे के अंदर ही खेल लिया करते थे। तो शायद आज भी अगर वो सब चीज़ लें, तो शायद टारगेट्स तो यही होने चाहिए कि वक़्त कितना एक-दूसरे के साथ गुज़ार पाएँ, दोस्तों से कैसे मिलने के बहाने ढूँढ पाएँ। बस यही टारगेट्स बचे हैं और यही टारगेट सबसे ज़रूरी हैं। सब कुछ अचीव कर लेंगे, तो भी कहीं न कहीं लौट कर के वहीं आना है। हुँ। बहुत ही प्यारी बातें तुमने आज करी हैं प्रियांशु, और वाक़ई मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ना तुम उनके बचपन में ले गए हो, और वाक़ई ज़िंदगी जीने का जो असली मज़ा है ना उसे तुमने ढूँढ लिया है। और ये जो यात्रा तुमने शुरू करी है ये बहुत आगे तक जाए, इतना कुछ तुम सोसाइटी को दे रहे हो और ये यात्रा तुम्हारी अनवरत चले।
मैं बहुत सारी शुभकामनाएँ प्रियांशु आपको देती हूँ। थैंक यू सो मच सुषमा जी। और बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने इस मौके को मुझे दिया है कि पता नहीं मैं कितने लोग तक पहुँच पाऊँगा, कितने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच पाएगी, पर उन सबका प्यार ही यहाँ तक लाया है और उन सबका प्यार ही आगे लेकर के जाएगा। तो उसके लिए मौके के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑल माय प्लेज़र।